मेरा नाम सौम्या है। मैं बहुत सिंपल साधारण सी लड़की थी। आंखों पर चश्मा होता था और मेरी लंबी बालों की चोटी मुझे बहुत पसंद थी और मुझे सादगी में रहना पसंद था। हम दो बहनें थे। मेरे पापा एक कंपनी में जॉब करते थे, मम्मी भी एक संस्था में काम करती थी। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी, इसलिए मैं घर संभाल लेती थी। मेरी छोटी बहन निशा, वह अभी पढ़ाई कर ही रही थी। माँ पापा हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। निशा थोड़ी दूसरी टाइप की लड़की थी। मैं जहाँ सादगी में रहना पसंद करती, वहीं दूसरी तरफ निशा मेरी उलट थी। मैं उसे हमेशा समझाती थी कि देखो निशा, कोई ऐसी उल्टी सीधी काम मत कर देना जिससे पापा का सर शर्म से झुक जाए या फिर मम्मी को शर्मिंदगी उठानी पड़े। पापा हम दोनों पर बहुत भरोसा करते हैं। तभी निशा कहती, दीदी मैं क्या कर सकती हूँ, आप ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। मेरे पीछे मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे माँ पापा को शर्मिंदा होना पड़े। मैंने कहा, मैं भी वही कह रही हूँ, बस थोड़ा ध्यान रखना। मैं निशा को बीच बीच में इसलिए समझाती रहती थी क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता था कि जिन लड़के और लड़कियों के साथ उसकी दोस्ती है, वह लड़के थोड़े ठीक नहीं हैं, थोड़े नशेबाज टाइप के हैं। इसलिए मैं निशा को समझाती रहती थी। अगर मैं उनके दोस्तों के बारे में कुछ कहती तो वह मुझ पर चिल्लाने लगती, कहती कि दीदी ऐसा नहीं है, हर कोई गलत नहीं होता। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, अपने शौक के लिए थोड़ी बहुत नशे करते हैं तो इसमें हम उसे मना तो नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी वो लोग करते हैं, मैं तो नहीं करती, मुझे वह खामोश करा देती थी। माँ पापा को यह सब के बारे में पता नहीं था, वरना पापा निशा को कॉलेज जाने से मना कर देते। और मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी कि मैं कभी अपने पापा और माँ को निशा के बारे में या उसके दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। वैसे मैं निशा से बहुत प्यार करती थी, और क्यों ना करती प्यार, वह मेरी छोटी बहन थी। पापा अक्सर मुझे ही पैसे दिया करते थे। उन्हें पता था कि मैं फिजूल खर्च नहीं करती, इसलिए जब भी उनको तनख्वाह मिलता वह मेरे हाथों में रख देते थे। माँ घर का खर्चा चला लेती थी। निशा को भी पता होता था कि पापा मुझे ही पैसे देते हैं, इसलिए वह मुझे ही मनाया करती थी। कहीं जाती तो वह मुझसे पैसे मांग लिया करती थी। पापा ने कह रखा था कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या पैसे की ज़रूरत हो तो तुम सौम्या दीदी से मांग लेना। निशा को भी इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता था कि पापा किसे पैसा रखने के लिए देते हैं। निशा को बस अपनी लाइफ एंजॉय करनी होती थी। वह अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहती थी और यह कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आजकल की ज़िंदगी इतनी मौज मस्ती से गुजारना कोई आसान बात नहीं है। आजकल हर कोई अपनी नज़र पर चढ़ा लेता है। आस पड़ोस के लोग भी अपनी नज़र में चढ़ा लेते हैं। हम अगर अपने घर के बच्चों को ज़्यादा छूट दे तो अपने ही लोग हमें ताने देने लगते हैं। खैर, हम सब की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। मेरी सहेली ज़ारा, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन वह कहने लगी, सौम्या चलो ना हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं घर का काम निपटा लूँगी, उसके बाद हम चलेंगे। ज़ारा का घर हमारे पड़ोस में ही था। मैंने जल्दी से घर का काम ख़त्म किया और निशा को फ़ोन करके बता दिया कि मैं ज़ारा के साथ बाज़ार जा रही हूँ, घर के कुछ सामान ले आऊँगी और उसे भी कुछ सामान ख़रीदने हैं। उसने कहा, ठीक है दीदी, मेरे घर आते हुए भी शाम हो जाएगा, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। मैंने निशा से यह नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो, उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया था। खैर, मैं ज़ारा के साथ बाज़ार आ गई। हमने सामान ख़रीद लिया। हम लोग अब घर के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी बहन निशा को देखा। मैंने अपनी सहेली से कहा, ज़ारा देखना तो वह निशा है क्या? ज़ारा कहने लगी, हाँ वह तो निशा ही है, लेकिन वह यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें पता है यह जगह ठीक नहीं है। मैंने कहा, क्या मतलब ठीक नहीं है? वह कहने लगी, हाँ यहाँ पर तो क्लब है, डिस्को भी है और फालतू की चीज़ बहुत होती है यहाँ पर। नशे में लोग धुत रहते हैं, एक दूसरे को टच करते रहते हैं और अपनी धुन में नाचते रहते हैं। मैंने कहा, क्या? फिर तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। निशा ने मुझे भरोसा दिया था कि वह कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगी, लेकिन वह ऐसी जगह पर भी आने लगी है। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मैंने ज़ारा को कहा, चलो ना हम देखते हैं आखिर निशा यहाँ किसके साथ है और यहाँ क्या करने आई है। ज़ारा कहने लगी, अरे नहीं सौम्या, मैं नहीं जा सकती। अगर मेरे अब्बा ने मुझे देख लिया तो वह तो मुझे जान से ही मार देंगे। ज़ारा मुसलमान थी, लेकिन वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। वह मेरे घर आती जाती थी, घंटों आकर बैठा करती थी, मेरे घर का खाना भी खाती थी। मैं भी उसके यहाँ जाती थी, खाती पीती थी। मैंने कहा, प्लीज़ चलो ना, मैं निशा को अपने साथ ही घर लेकर जाऊँगी। उसने कहा, अच्छा ठीक है। उसने अपने चेहरे को छुपा लिया और वह मेरे साथ उस क्लब में घुस गई। जब हम लोग अंदर गए तो वाकई में बहुत ही गंदा नज़ारा था। लोग बाहों में बाहें डालकर नाच रहे थे, एक दूसरे में खोए हुए थे।
मैं अपनी नज़रें इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। मुझे निशा कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। तभी ज़ारा ने मुझे पीछे से कहा, सौम्या वो देखो, निशा किसी लड़के के साथ डांस कर रही है। मैंने कहा, लड़के? जब मैं उसकी तरफ नज़र घुमाई तो वाकई में वह निशा थी। एक लड़के में वह बेहद खोई हुई थी और वह बेहद उसके करीब थी। उस लड़के का हाथ मेरी बहन की कमर पर था। यह देखकर मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैं तुरंत उसके पास गई और मैंने निशा को उससे अलग किया। जब निशा की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह कहने लगी, दीदी आप यहाँ? मैंने कहा, हाँ मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और यह सब कैसी हरकतें हैं? तुम चलो मेरे साथ घर। निशा अपनी नज़रें चुराने लगी, अपना मुंह छुपाने लगी। मैं जब उसके करीब गई तो उसके मुंह से बू आ रही थी। वह नशे में थी। मैंने उसे खींच कर थप्पड़ मारा। निशा को मारने से डिस्को में पूरा सन्नाटा छा गया। जिस लड़के ने मेरी बहन को छुआ था, मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, आइंदा से मेरी बहन को छूने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी कि तुम अपने आप को खुद भी नहीं पहचानोगे। इतना कहकर मैं निशा को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गई। ज़ारा को मैंने कहा, तुम प्लीज़ ये सब किसी को मत बताना। उसने हाँ में अपना सर हिलाया। ज़ारा अपने घर चली गई। इधर मुझे बहुत फिक्र होने लगा कि अगर पापा या फिर मम्मी ने निशा को इस हालात में देख लिया तो क्या होगा। मैंने जल्दी से निशा को कहा, निशा तुम अपने आप का हुलिया ठीक करो और जाओ नहा धोकर फ्रेश हो जाओ और कपड़े चेंज करो। अब बहुत हुआ तुम्हारी ऐसी हरकतें, पापा को आने दो। मैं तुम्हारी यह सारी हरकतें पापा को बता दूंगी। तभी निशा कहने लगी, दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो मैं बहक गई थी। मैं ये सब नहीं पीती, लेकिन मेरे दोस्तों ने और मेरी सहेलियों ने मुझे थोड़ा सा पीने के लिए कहा तो मैंने ट्राई कर ली। यह मेरा पहली बार था, सच कह रही हूँ। मैंने कहा, अब तुम्हारी बात को मैं नहीं मानूंगी। मैं कैसे मान लूँ कि यह तुम्हारी पहली बार थी? ना जाने आज तक कितने झूठ बोले होंगे तुमने मुझसे। तुमने तो कहा था कि बस दोस्ती तक ही लड़कों से मतलब रखती हो, लेकिन वह लड़का तो तुम्हें हाथ लगा रहा था। तभी निशा कहने लगी, अरे नहीं दीदी, वह तो हम डांस कर रहे थे और इतना तो होता है। निशा का इतना कहना था कि मैंने घूर कर उसे देखा कि इतना होता है, आइंदा से ऐसी बातें मत करना। अब तो तुम्हें पापा ही बताएंगे कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए या नहीं। निशा कहने लगी, दीदी प्लीज़ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। निशा मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वह मेरी छोटी बहन थी। मैंने उसे माफ़ कर दिया और मैंने उससे प्रॉमिस लिया कि तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगी। उसने प्रॉमिस भी लिया। माँ पापा के घर आने तक हम दोनों बहनें ठीक हो गए थे। आज फिर मैंने पापा और मम्मी को कुछ भी नहीं बताया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब मैं देख रही थी कि निशा काफ़ी हद तक पहले जैसे बर्ताव नहीं करती थी। इस बीच मेरे लिए रिश्ते आने लगे। पापा के एक दोस्त था जिसका इकलौता बेटा था। उसकी माँ नहीं थी, बस उसके पापा थे। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता लाया। पापा ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा, पापा अगर आप लोगों को यह रिश्ता पसंद है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया। माँ ने भी मुझे गले से लगा लिया। माँ कहने लगी, बेटा वीर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खूबसूरत भी दिखता है। बस तुमसे जानना था, वो हमने जान लिया। कल वह हमारे घर आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। निशा ने भी यह बात सुन ली। निशा मुझे छेड़ने लगी, वाह दीदी क्या बात है, लड़का बहुत अच्छा है और खूबसूरत भी है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? मैं हंसने लगी। मैंने कहा, चलो बहुत हुआ तुम्हारा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। निशा कहने लगी, नहीं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मुझे तो रोना आ रहा है कि तुम इस घर से चली जाओगी तो मैं अकेली क्या करूँगी यहाँ। मैंने कहा, हाँ वह तुम्हारी सहेलियाँ हैं ना, तुम्हें कहाँ मेरी याद आने वाली है। वह मेरे गले से लग गई और कहने लगी, ऐसा नहीं है, आप तो मेरी बहुत अच्छी दीदी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी माँ कहने लगी, हाँ चलो तुम दोनों बहनों का बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, तैयारी भी तो करनी है। मैं अपने कमरे में चली गई और मैं सोचने लगी कि अब मैं कल क्या पहनूंगी। क्या मैं वीर को पसंद आऊँगी या नहीं, क्योंकि आजकल के लड़के तो मॉडर्न लड़कियाँ खोजते हैं और मैं तो बहुत सिंपल साधारण रहने वाली लड़की हूँ। अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो? यह सोच कर ही मैं थोड़ी उदास हो गई। खैर मैंने अपने सर को झटका और कहा, ठीक है, अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो कोई बात नहीं। दूसरे दिन वीर और उसके पापा हमारे घर आए। वैसे हम अपने पापा के दोस्त से काफ़ी बार मिल चुके थे। उनका आना जाना हमारे घर पर लगा रहता था। अंकल बहुत अच्छे मिजाज के आदमी थे, लेकिन मैं कभी वीर से नहीं मिली थी। वीर बाहर पढ़ाई करता था। शायद पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वह बाहर ही काम करने लगा था। खैर मैं अपने कमरे में तैयार होकर बैठी हुई थी। निशा मुझे बाहर ले जाने के लिए आई। मैं उन लोगों के बीच जाकर बैठ गई। सामने से जब नज़र उठाकर देखी तो सामने वीर का चेहरा दिखा, जो वाकई बहुत खूबसूरत और नौजवान लड़का था। उसने भी मुझे एक नज़र उठाकर देखा
तो मैंने अपनी नज़रें झुका ली। अंकल ने जब वीर से पूछा तो वीर ने हाँ में सर हिला दिया। तभी अंकल कहने लगे, वीर भले ही बाहर पढ़ा लिखा है, लेकिन वीर को अपनी ज़िंदगी में सादगी बहुत पसंद है। दरअसल वीर को भी सिंपल साधारण लड़कियां ही पसंद थी, इसलिए उसने मुझे पसंद कर लिया। सबके चेहरे पर खुशी छा गई। अंकल कहने लगे, तो फिर ठीक है, अगली बार हम आएंगे तो शादी की तारीख पक्की करके जाएंगे। अंकल ने मुझे शगुन के तौर पर मेरे हाथों में पैसे पकड़ा दिए। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। निशा की बदमाशियां तो यहाँ भी चलने लगी थी। निशा ने वीर से नंबर लेकर मुझे दिया और मेरी नंबर वीर को दे दिया। इस तरह से मेरी और वीर की फ़ोन पर बातें होने लगी। मुझे लगा था वीर का मिजाज थोड़ा अलग होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वीर बहुत अच्छे मिजाज का आदमी था। वीर को मैं बेहद पसंद करने लगी। मैं उन्हें चाहने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था कि एक दिन अचानक ही हमारे घर में बहुत बड़ा तूफान आ गया। निशा ने मुझसे कहा था कि वह अपनी सहेली के यहाँ बर्थडे पार्टी में जा रही है। उसे घर आने में रात के 9 या 10 बज जाएंगे। उसने कहा था कि दीदी, माँ पापा को भी बता देना, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सहेली के पापा मुझे खुद घर छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है, टाइम से घर आ जाना और फ़ोन अपने पास ही रखना, मैं फ़ोन पर बात करती रहूँगी। निशा ने कहा ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वीर जीजू से बातें करते रहो, आपका टाइम निकल जाएगा। मैं हंसने लगी। मैंने कहा ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे वक्त कैसे गुजारना है उसकी फ़िक्र तुम मत करो। शाम हुई तो माँ पापा भी घर आ गए। मैंने पापा को बता दिया कि निशा बर्थडे पार्टी में गई है। माँ पापा ने एक बार निशा से बात किया तो उनको तसल्ली हो गई। हम लोगों ने रात का खाना खाया और हम आराम से अपने कमरे में थे। रात के 10 बज चुके थे। पापा ने जब निशा का फ़ोन ट्राई किया तो निशा का मोबाइल ऑफ था। पापा मेरे पास आए और कहने लगे, सौम्या, निशा का मोबाइल बंद है, क्या तुम्हें पता है उसकी सहेली का नंबर? तो उससे पूछो कि रात काफ़ी हो गई है, अब घर आ जाए। मैंने कहा ठीक है पापा। मैं उसकी सहेलियों से बात करने लगी तो पता चला ऐसी कोई पार्टी नहीं थी, किसी का बर्थडे नहीं था। मैं बेहद परेशान होने लगी। मेरे माथे पर से पसीने टपकने लगे। इसका मतलब निशा ने मुझसे झूठ बोला। वह झूठ बोलकर घर से बाहर गई। मैं जल्दी से पापा के पास आई और मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। माँ पापा भी बेहद परेशान होने लगे। मैं भी परेशान होने लगी। अब हम लोग बस निशा के आने का इंतज़ार ही कर सकते थे। रात के 12 बज गए, लेकिन निशा अभी तक घर नहीं आई थी। फिर मुझे याद आया कि उस दिन वह लड़का जो क्लब में निशा के साथ डांस कर रहा था, हो सकता है निशा उस लड़के के साथ हो। मैंने उस दिन के बारे में पापा को सब कुछ बता दिया। पापा ने मुझे घूर कर देखा और कहा, निशा ये सब हरकतें कर रही थी और तुम मुझे अब बता रही हो। मैंने कहा पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था वह अब ऐसा नहीं करेगी। उसने मुझसे माफ़ी मांगा था। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था और कहा था कि माँ पापा को इस बारे में कुछ मत बताना, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। पापा कहने लगे, फ़िलहाल मुझे निशा को ढूंढना है। अगर लोगों को पता चल गया कि निशा इतनी रात तक घर नहीं आई है तो लोग क्या कहेंगे? मुझ पर तो हंसेंगे कि इन लोगों को अपनी बेटियों पर ज़रा भी ध्यान नहीं था। इन लोगों ने सिर्फ कमाने पर ध्यान दिया, अपनी बेटियों पर नहीं। मैंने निशा की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी। मैंने कहा पापा मुझसे गलती हो गई। मैं माँ का हाथ पकड़कर कहने लगी, माँ भगवान से प्रार्थना करो कि निशा बस ठीक हो। पापा कहने लगे, अब हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, अब हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। पापा ने जैसे ही पुलिस को फ़ोन करना चाहा, दरवाजे का डोरबेल बजा। हम सब भागकर दरवाजे के पास गए। पापा ने दरवाज़ा खोला तो पापा के दरवाज़ा खोलते ही निशा एकदम से नीचे गिरी। उसे ऐसा गिरता हुआ देख मेरी चीख निकल गई। पापा ने जल्दी से निशा को गोद में उठाया और कमरे में लेकर गए। हम सब ने जब निशा पर नज़र डाली तो निशा की बहुत बुरी हालात थी। उसके कपड़े भी थोड़े से अजीब बिखरे हुए थे और बाल भी अजीब हो रखे थे। वह बस बड़बड़ाई जा रही थी, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। मैं निशा को सहलाने लगी। माँ जल्दी से पानी लेकर आई और निशा को पानी पिलाने की कोशिश करने लगी। पापा निशा का पैर सहलाने लगे। हम सब पर तो जैसे तूफान आ गिरा था। पता नहीं निशा कैसी हालात में यहाँ आई, या हम लोगों को किसी को कुछ पता नहीं था। निशा इस वक्त इतनी बुरी हालात में थी कि हम इससे कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। अचानक से बड़बड़ाते हुए निशा बेहोश हो गई। पापा ने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर हमारे घर आए। डॉक्टर ने निशा का चेकअप किया और उसके लिए दवाइयाँ लिखी और आगे जो डॉक्टर ने कही उसे सुनकर हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि निशा के साथ किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती की है। यह सुनना था कि पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए। मैंने डॉक्टर से कहा, अंकल आप हमारी फैमिली जैसे हो, यह बात किसी को भी बाहर पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, निशा का ख्याल रखो, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा।
मैंने जो दवाई दी हैं उसके होश में आने के बाद वो दवाइयाँ खिला देना। मैंने डॉक्टर अंकल को दरवाजे तक छोड़ दिया। मैं अपने माँ पापा के पास आई। निशा की ऐसी हालात मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। निशा की जैसी हरकतें थी, मुझे बहुत पहले पापा को सब कुछ बता देना चाहिए था। ज़रूर उनके दोस्तों में ही किसी ने इसके साथ बदतमीज़ी की है। हम सब निशा के पास ही बैठे रहे। पापा की आंखों में बेबसी साफ दिख रहा था। उनकी आंखों में आंसू था। लगभग 1-2 घंटे के बाद निशा के खांसने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर निशा के पास गई। मैंने कहा, निशा तुम ठीक हो? वह मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, दीदी पापा को कुछ मत बताना। दीदी मैं बर्बाद हो गई। उसने मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया। मैंने कहा, किसने तुम्हारे साथ क्या किया? निशा कहने लगी, उस लड़के ने जिसे आपने क्लब में देखा था। उसकी नीयत मुझ पर ख़राब हो चुका था। मुझे लगा था वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वह मुझ पर गंदी नज़र रखे हुआ था। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। दरअसल मैं उन्हीं दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रही थी। मुझे नहीं पता कैसे मुझे जूस की जगह उन लोगों ने ड्रिंक पिला दिया और मैं अपने होश खो बैठी। और उन लोगों ने, रोहन के साथ 2 लड़के और थे, उन तीनों ने मेरे साथ इतना बोलकर निशा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पापा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। निशा की नज़र अचानक से जब पापा पर पड़ा तो निशा भी चौंक गई और रो रो कर कहने लगी, पापा मुझे माफ़ कर दो। पापा की आंखों में तो गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर बेबसी साफ नज़र आ रही थी। जब किसी की बेटी के साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो वह बाप बेबस हो जाता है, चाहे वह कोई भी हो। अगर वह अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाए तो उस बाप की इज्जत के साथ साथ उस लड़की का इज्जत भी सरेआम उछलता है और उसे इंसाफ भी मुश्किल से मिलता है। अगर हम आवाज़ भी उठाएं तो सिर्फ हमारी इज्जत ही उछलेगी। इंसाफ बहुत मुश्किल से मिलता है। हम मिडिल क्लास लोग थे, ना ही ज़्यादा गरीब थे और ना ही अमीरों में शामिल थे, बस नॉर्मल थे। लेकिन निशा के साथ जिन लड़कों से दोस्ती थी वह लोग बड़े बड़े घरों से थे। निशा जिस लड़के की बात कर रही थी उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएं तो रोहन का बाप उस केस को ऐसे ही बंद करवा देता। इसलिए हम लोगों के लिए बेहतर था कि हम खामोश रहें। लेकिन पापा, एक बाप यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बेटी का इज्जत कोई बर्बाद कर दे, और वह बाप खामोशी से बैठे रहे। मेरे पापा ने फैसला कर लिया कि हम उसे सज़ा दिलवा कर रहेंगे। उन तीनों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। जब पापा ने ऐसा कहा और पुलिस को फ़ोन करना चाहा तो माँ ने पापा को रोक लिया। तो पापा चीखने लगे, वह माँ पर चिल्लाने लगे, कहने लगे, तो तुम क्या चाहती हो, मैं खामोश बैठा रहूं? मैं अपनी बेटी को ऐसे बर्बाद करने वालों के लिए आवाज़ न उठाऊं? तभी माँ कहने लगी, सौम्या का रिश्ता लगा हुआ है। अगर वीर को और आपके दोस्त को इन सब के बारे में पता चल गया तो हमारे घर रिश्ता नहीं करेंगे। वह लोग हमारे घर से रिश्ता तोड़ देंगे। आप सौम्या के बारे में सोचिए। सौम्या की शादी के बाद आपको जो करना होगा आप कीजिएगा। मैंने कहा, अगर वह लोग रिश्ता तोड़ते हैं तो तोड़ने दीजिए, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ मिले। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप उन गुनहगारों को ऐसे छोड़ने की बातें कर रही हैं? तभी माँ कहने लगी, तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रही हो। अगर तुम लोगों ने इस बात को यहीं पर ख़त्म नहीं किया तो तुम लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। माँ ने हम लोगों को खामोश करवा दिया। माँ ने अपनी कसम से पापा को रोक लिया। निशा की बहुत बुरी हालात थी। इस सदमे से निशा को निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि निशा को इस मुसीबत से निकालूं। पापा ने निशा का सब कुछ बंद कर दिया। बाहर निकलना, कॉलेज जाना। निशा एक कमरे में बंद रहने लगी। पहले जैसी वह भी अब नहीं रहती थी, बिल्कुल खामोश हो गई थी। दूसरी तरफ वीर के पापा 1 महीने के अंदर शादी की बात करने लगे। हम लोग इस सदमे से बाहर भी नहीं निकले थे कि दूसरी तरफ खुशियों की बात हो रही थी। पापा ने कहा, यह शादी होगी और 1 महीने के अंदर ही होगी। पापा तैयार हो गए। निशा के साथ जो हुआ उसे हम सब ने छुपाए रखा। घर में शादी की तैयारी होने लगी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया। वीर हमारे घर बारात लेकर आया। वीर और हमारी शादी हो गई। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। आज मेरी सुहागरात थी। मैं दुल्हन की जोड़ी में बैठी वीर का इंतज़ार कर रही थी। अगर निशा के साथ वह हादसा ना हुआ होता तो आज मेरा मिजाज कुछ अलग होता, लेकिन उस हादसे के बाद मेरा मिजाज आज बिल्कुल अलग है। मर्दों के लिए भी मेरा सोच बदल चुका था। कहीं ना कहीं अब मुझे लड़कों से एक अजीब सा चिढ़ होने लगा था। लेकिन क्या मैं वीर को भी उन्हीं लड़कों में शामिल कर रही हूँ? मैंने अपने सर को झटका। मैं यह क्या सोच रही हूँ? आज मेरी सुहागरात है और वीर बहुत अच्छा लड़का है। मैं इन्हीं सोचों में थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं नज़र उठाकर देखी तो वीर था। वह मेरे करीब आए और बेड पर बैठे। मेरी घूंघट को उन्होंने उठाया और उन्होंने मुंह दिखाई में मुझे चैन दिया।
उन्होंने मुझे वह चैन पहना दिया। वह मेरी बहुत तारीफ करने लगे। मैं भी उनकी तारीफ सुनकर बहुत खुश होने लगी। धीरे धीरे वीर मेरे बेहद करीब आ गए और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वीर और हमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरे सामने वीर नहीं थे। मैं परेशान हो गई। मैं इधर उधर नज़र दौड़ाई तो वीर बाथरूम से बाहर निकल रहे थे। वह कहने लगे, सौम्या चलो फ्रेश हो जाओ, नाश्ते के लिए चलो, नाश्ता करते हैं, पापा हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तैयार होकर बाहर निकली। घर पर दाई अम्मा थी। अंकल यानी मेरे ससुर ने मुझे बताया था कि दाई अम्मा ने ही वीर को पाला है। वीर के पैदा होते ही उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। दाई अम्मा ने ही वीर को अपने बच्चों की तरह पाला है और इस घर को संभाला है। मैं भी दाई अम्मा का बहुत इज्जत करने लगी। मैंने सबके लिए मीठा बनाया। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। वीर अपने ऑफिस चले गए और मेरे ससुर जी भी काम पर चले गए। दाई माँ और हम घर पर थे। मैं अपने कमरे में आई और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मैंने जल्दी से माँ को फ़ोन किया। मैंने कहा, माँ आप सब ठीक है ना? निशा कैसी है? माँ कहने लगी, सब ठीक है, तुम वहाँ पर अच्छे से रहो। माँ ने अपने संस्था का काम छोड़ दिया था। माँ अब घर पर ही रहने लगी थी। अब पहले जैसी ज़िंदगी तो हमारी नहीं रही थी, बहुत कुछ बदल गई थी। खैर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को 1 साल बीत गया। इस बीच पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली दिया, सौम्या बेटा कोई बात नहीं, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। मैंने कहा, पापा वह तो ठीक है, लेकिन वीर की भी तो ख्वाहिश होगी कि उसका अपना बच्चा हो। तभी मेरे ससुर कहने लगे, हाँ वह तो कहता था, पापा देखना मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार दूंगा, और हाँ अगर आपने मेरे बच्चे को डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह शादी से पहले ही बच्चों के बहुत सपने सजाता था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तुम परेशान मत हो, मैं वीर को संभाल लूँगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। अब मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए घर के कामों में बिज़ी हो गई। वीर ने जब से यह बात जानी थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तब से वह चुप से रहने लगे। पहले वह मुझसे हंसी मजाक करते थे, मुझे हर वक्त छेड़ते रहते थे। वीर का ऐसा बुझा हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं गया। तो मैंने कहा, वीर मैं कुछ दिनों के लिए माँ के घर जाना चाहती हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए माँ के घर आ गई। माँ को जब यह बात बताई तो मम्मी भी कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, हम कोई दूसरे बड़े डॉक्टर से दिखाएंगे, हो सकता है तुम माँ बन जाओ। मैंने कहा, नहीं माँ, वीर ने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से मेरा चेकअप करवाया, लेकिन सब ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं माँ के गोद में सर रख कर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने मुझे समझाया, तसल्ली दिया। मुझे माँ से अपना दुख बांट कर थोड़ा सुकून मिला। खैर दूसरे दिन माँ कहने लगी, सौम्या मेरी सहेली की यहाँ शादी है, तो मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं। रात के हम 8 बजे तक वापस आ जाएंगे। माँ और पापा शादी में चले गए। रात होते ही हमें बहुत बुरी खबर मिली। माँ पापा जिस बस में थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया और माँ पापा दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर तो जैसे हम दोनों बहनों की दुनिया ही उजड़ गई थी। निशा मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वीर और मेरे ससुर भी हमारे पास आ गए। वीर ने मुझे सीने से लगा लिया और मुझे तसल्ली दिया। मेरे ससुर और वीर ने हम दोनों बहनों को संभाला। माँ पापा के जाने के बाद जैसे हमारी दुनिया ही पूरी अंधेरी हो गई हो। ऐसा लगा जैसे अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे ससुर ने फैसला किया कि निशा हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। मैंने निशा के सारे सामान को पैक किया और मैं निशा को अपने साथ अपने ससुराल ले आई। अब निशा हमारे साथ रहने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इधर मुझे बच्चा ना होने की कमी बहुत ज़्यादा खलने लगी। वीर भी हर बार बच्चे का जिक्र कर देता, कहता कि चलो हम गोद ले लेते हैं सौम्या किसी बच्चे को, लेकिन मैं मना कर देती। मैं कहती कि नहीं, हम गोद नहीं लेंगे वीर, मैं माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, आप तो बाप बन सकते हो ना, क्यों ना हम कोई ऐसी औरत को ढूंढे जो हमें बच्चा दे सके। वीर हंसने लगा, कहने लगा, आजकल ऐसा कौन मिलता है, तुम पागल हो गई हो। मैं खामोश हो गई। तभी मेरी नज़र निशा पर पड़ी। वह सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रही थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या निशा मुझे एक बच्ची दे सकती है, लेकिन मैं निशा से कैसे बात कर सकती हूँ। निशा तो सोचेगी कि वह मुझसे यहाँ रहने की कीमत मांग रही है। नहीं, मैं अपनी बहन को ऐसा नहीं कह सकती। खैर शाम का वक्त था। वीर ऑफिस से घर आए तो वह बहुत थके थके लग रहे थे। मैं बेड में बैठी हुई थी। मैं वीर को अपने पास बुलाई और उनसे पूछी, वीर क्या बात है, आप आज बहुत परेशान लग रहे हो। जब मैंने वीर पर नज़र डाली तो वीर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हुए मेरे गले से लग गए और कहने लगे, सौम्या
मैं मानता हूँ मेरी ऐसी बातों से तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन मुझे बच्चों का बहुत शौक है। तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं बच्चा गोद लूँ? मैंने कहा, वीर, मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा हो, जिसे मैं दिल से अपनाऊँ और उसे बहुत प्यार दूँ। वीर और हम बातें ही कर रहे थे कि अचानक से मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर निशा खड़ी थी। वह हमारे पास आई। वीर ने जल्दी से अपने आंसू साफ किया। मैंने कहा, निशा आओ हमारे पास बैठो। वह अंदर आई और कहने लगी, चलो आप लोग मेरे सामने ये मत दिखाओ कि आप बहुत खुश हो। मुझे पता है आप थोड़ी देर पहले रो रहे थे। इतना कहना था कि वीर ने अपनी नज़रें झुका ली। निशा ने मेरे हाथों में हाथ रखा और कहने लगी, दीदी आप माँ नहीं बन सकती हो, लेकिन वीर तो बाप बन सकते हैं ना। मैं आपका बच्चा पैदा करूंगी और यह बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। यह सुनना था कि मेरे दिल के सारे बोझ खत्म हो चुके थे। मैं जो कहना चाहती थी निशा ने आगे से खुद कह दिया। इतना कहकर निशा चली गई। यह बात सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने वीर को कहा, वीर देखो भगवान ने मेरी सुन ली। तभी वीर कहने लगे, यह तुम कैसे बातें कर रही हो सौम्या, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? पागल मत बनो। मैंने कहा, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। वीर सोचो, वह बच्चा आपका खून होगा और मेरी बहन की रगों में भी तो मेरा ही खून दौड़ रहा है। वीर मान जाइए। वह कहने लगे, सौम्या मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना कहकर वह बाहर चले गए। मैंने तो सोच लिया था कि मैं तो वीर को मना ही लूँगी। मेरे ससुर जी जब घर आए तो उनसे भी बात की। मैंने कहा, पापा निशा हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती है। मेरे ससुर ने कहा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं है तो फिर मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। बस यह बात कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, या ख्याल रहे। दूसरे दिन मैंने निशा को बहुत ही अच्छे से तैयार कर दिया। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसे तैयार करके कमरे में बिठा दिया और मैंने वीर को मनाया, उनको अपनी कसम दी। वीर तैयार हो गए। मैंने उसे निशा के कमरे में भेज दिया और मैं खुद अपने कमरे में आ गई। मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, क्योंकि एक लड़की के लिए अपने पति का प्यार बांटना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने अपने आप को संभाला। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं पूरी रात करवटें बदल बदल कर बिताई। आंखों में नींद कहाँ थी, सिर्फ मेरे अंदर बेचैनी ही बेचैनी थी। मुश्किल से मैं आधा घंटा सोई। जैसे ही मेरी नींद खुली मैं किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद निशा उठकर मेरे पास आई। मैंने निशा को सीने से लगा लिया और उसे बहुत प्यार करने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि निशा माँ बनने वाली है। यह सुनकर तो वीर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। मैं भी बहुत खुश हो गई थी। अब मैं बहुत ही उम्मीद सजाने लगी थी। मैं वीर के सीने से लग गई। वीर ने भी मुझे प्यार किया। मैं निशा का अब और भी ख्याल रखने लगी। वक्त गुजरता जा रहा था। इस बीच मैंने देखा कि वीर और निशा दोनों में बहुत ही नज़दीकी आ गई थी। यह बात तो थी कि निशा हमारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन वीर का प्यार मुझे बदला बदला सा लगने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे वीर मुझसे दूर जा रहे हैं। ऐसा लगने लगा जैसे निशा और वीर में कुछ चलने लगा है। वीर ज़्यादातर वक्त निशा के साथ ही बिताने लगे। मैं अकेली रहने लगी। मेरे ससुर और दाई माँ को भी यह सब साफ नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे ससुर कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि निशा मेरी ही बहन थी। खैर वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया और निशा 9वां महीना शुरू हो गया। एक दिन निशा मेरे पास आई और उसने कहा, दीदी मैंने आपकी खुशी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अगर आज मैं कुछ मांगूं तो क्या आप देंगे? मैंने कहा, मांग कर तो देखो। उसने आगे जो बात कही उससे मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, मुझे वीर चाहिए। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? तभी वह कहने लगी, हाँ मैं वीर से प्यार करने लगी हूँ और मैं वीर से शादी करना चाहती हूँ। वीर के नाम का सिंदूर लगाना चाहती हूँ। मैंने कहा, निशा ये नहीं हो सकता। तुमने अपनी खुशी से यह फैसला लिया था। मैंने तुमसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। तभी वह कहने लगी, हाँ मैंने अपनी खुशी से यह फैसला किया था, लेकिन अब मुझे वीर चाहिए। वीर भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर मैं फटी फटी आंखों से निशा को देखने लगी। मैंने कहा, निशा फ़िलहाल तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। निशा अपना पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और उल्टी सीधी चीज़ खाने पीने लगी। मैंने देखा तो मैंने कहा, निशा यह तुम क्या कर रही हो? यह सब ठीक नहीं है, बच्चे को नुकसान पहुँचेगा। वह कहने लगी, तो तुम्हें उससे क्या है? यह मेरा भी तो बच्चा है। मैं इसे कुछ भी करूं, मैं तुम्हारी खुशी के लिए इस बच्चे को इस दुनिया में क्यों लाऊं, जब तुम्हें मेरी खुशी की परवाह नहीं है? उसके यह जवाब सुनकर मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने इस बारे में वीर से बात नहीं की। मुझे कुछ समझ नहीं आने लगा कि मैं क्या करूं। एक दिन मैं और दाई अम्मा बाज़ार गए हुए थे। हमने सामान ख़रीदा। दाई माँ ने कहा कि उन्हें मंदिर जाना है। वह मंदिर चली गई और मैं बाज़ार से सीधे घर आई।
वीर और निशा घर पर अकेली थी। मुझे निशा की चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने सामान लिया और जल्दी से मैं घर आ गई। घर आकर देखा तो चारों तरफ सन्नाटा था। मैं अपने कमरे में गई तो वीर कमरे में नहीं थे। मैं निशा के कमरे की तरफ गई तो बाहर वीर और निशा की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मुझे निशा की बातें सुनकर हैरत नहीं हुई जितनी वीर की बातें सुनकर हुई। वीर की बातें सुनकर तो जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना बची हो। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद वीर निशा के कमरे से बाहर आए और मुझे देखकर चौंक गए। वह कहने लगे, तुमने बताया नहीं कि तुम बाजार से आ गई हो। मैंने कहा, हाँ बस अभी आई हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वीर ने कहा, बोलो क्या बात करनी है। मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि आप निशा से शादी कर लो। भगवान न करे लोगों को पता चल गया कि निशा ने हमारे बच्चे को जन्म दिया है तो उससे कौन शादी करेगा, उसका हाथ कौन थामेगा। भला इसी में है कि आप निशा से शादी कर लो। वीर मेरी बातें सुनकर हैरान हो गए। वह कहने लगे, सौम्या यह तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वीर की ऐसी बातें सुनकर मुझे वीर पर ही तरस आने लगा कि उसका यह दिखावा कितना झूठ है, कितने अच्छे से नाटक कर लेता है। अच्छा इंसान बनने का जितना वह ऊपर से अच्छा दिख रहा था, अंदर से उतना ही धोखेबाज और मक्कार निकला। मुझे लगा था कि शायद वह अपने बच्चे की खातिर निशा के करीब है, लेकिन ऐसा नहीं था। निशा और उसके बीच बहुत कुछ चलने लगा, यहाँ तक कि वीर इतना गिर चुका था कि वह तो निशा के हाँ में हाँ मिला रहा था। निशा मुझे जहर देकर मारने का प्लान बना रही थी। निशा वीर से कह रही थी कि वीर मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और दीदी के जीते जी मैं आपकी कभी नहीं बन सकती। मुझे दीदी को रास्ते से हटाना होगा। मुझे निशा की ऐसी बातें सुनकर तकलीफ़ नहीं हुई जितना वीर के जवाब से हुई। वीर कह रहा था, ठीक है निशा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन हम यह काम अपने बच्चे को आने के बाद करेंगे। वीर के ऐसा कहने पर निशा वीर के सीने से लग गई। वीर ने निशा को सीने से लगाते हुए कहा, निशा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दीदी कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे बच्चों का बहुत शौक़ है और मैं अपने बच्चों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा दिल उसी वक्त टूट चुका था कि वीर इतना नीचे कैसे गिर सकता है। खैर मैंने निशा को अपने पास बुलाया और वीर को बुलाया। उन दोनों के बीच में सिंदूर लाई और वीर से कहा, वीर निशा की मांग में सिंदूर भर दो और निशा को अपनी पत्नी बना लो। वीर ने मुझे एकटक देखा और सिंदूर को फेंक दिया और वह सिंदूर मेरी मांग में गिर गया। निशा यह देखकर चीख पड़ी और नीचे गिर गई। अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, उसकी हालात बहुत ख़राब हो गई। हम उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने हमें जो बताया उसे सुनकर हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर वीर पूरी तरह टूट गए। मैंने वीर को तसल्ली दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। निशा भी रोए जा रही थी। मैं निशा के पास गई, मैंने उसे भी तसल्ली दिया। निशा मुझे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, दीदी मुझे माफ़ कर दो, शायद मेरी यह गलतियों की सज़ा मिली है। आपने मुझे कभी माँ की कमी नहीं होने दी। आपने मुझे बचपन से लेकर आज तक बहुत प्यार दिया है और मैंने उस प्यार के बदले में आपको वह सज़ा देने जा रही थी जो शायद दुश्मन भी यह सज़ा देने से पहले सोचता। दीदी मैंने आपको जान से मारना चाहा, मैंने वीर को आपसे दूर कर दिया, आपसे छीनना चाहा। मेरी यह गलतियाँ तो भगवान भी ना माफ़ करे। शायद इसलिए भगवान ने मुझे मेरी औलाद छीन ली, मुझसे माँ होने का हक छीन लिया। मैं लालची हो गई थी। मैंने कहा, इन बातों को छोड़ो, इस वक्त ये सब बात करने का समय नहीं है। मुझे सब पता है। उस दिन मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। मेरे इतना कहने पर निशा बहुत गहरी निगाहों से मुझे देखने लगी और ख़ामोश हो गई। हम हॉस्पिटल से घर आ गए। वीर मेरे कमरे में आए और उन्होंने कहा, सौम्या अगर तुमने हमारी सारी बातें सुनी थी तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। मैंने कहा, मैं आपसे क्या कहती, मुझे उसकी बातों का कोई दुख नहीं हुआ जितना दुख मुझे यह जानकर हुआ कि आप भी निशा का साथ दे रहे थे। इतना कहना था कि वीर मेरे होठों पर उंगली रख दी। वह कहने लगे, नहीं सौम्या, तो मुझे गलत मत समझना, मैंने सिर्फ अपने बच्चे की खातिर उसका साथ दे रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ कर सकता था? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से पता चला कि निशा माँ बनने वाली है तब से वह मुझे ब्लैकमेल करने लगी। मुझे निशा के बारे में सब कुछ पता चल गया। वह नशा भी करती थी, उसके साथ ज़बरदस्ती भी हुआ है। यह जानकर भी मैं खामोश रहा। वह मुझे धमकी देती थी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की, उसकी बात नहीं मानी, तो वह मेरे बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाएगी। मैं उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता
तो वह नशा करने लगती थी। तुम तो जानती हो मुझे बच्चों की कितनी ख्वाहिश थी। मैं उसकी सारी बातें इसलिए मान रहा था ताकि वह खुश रहे और मेरे बच्चे को इस दुनिया में सही सलामत लेकर आए। मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शायद मेरे नसीब में औलाद की खुशी नहीं है और अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। जिसमें बच्चे की कीमत ऐसी चुकानी पड़े तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए। वीर मेरे गले से लग गए और फूट फूट कर रोने लगे। मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरा पति सिर्फ मेरा ही था, वह मेरी बहन का कभी नहीं हुआ था। वह तो बस बच्चे की खातिर। खैर, हमने बच्चे की ख्वाहिश अपने दिल से निकाल दी। निशा घर छोड़कर चली गई। हमने निशा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। निशा का एक ख़त मिला जिसमें वह अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही थी। जो उसने किया है उससे वह वीर और मुझसे नज़रें मिलाकर नहीं रह सकती थी, इसलिए वह हम लोगों को छोड़कर चली गई। मैंने वीर की खुशी के लिए अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद ले लिया। हम उस बच्चे के साथ बहुत खुश रहने लगे। दोस्तों, मैंने बच्चे को गोद लेकर सही किया या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।